अच्छा, आज का टॉपिक जो है हमारा वो बार ग्राफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो प्लॉट बनाना पड़ता है या ग्राफ बनाना पड़ता है वो बार प्लॉट है। अगर तो आपने कल वाले प्लॉट की प्रैक्टिस कर ली है तो आपके लिए ये बार ग्राफ बनाना इजी होगा। कोई कंफर्म करेगा कि आपने प्रैक्टिस कर ली है? ये उमर हियाज साहब, आपको आवाज़ क्लियर है? चलें, ठीक है। शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है। क्या इशू है? आपका रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई क्वेश्चन जो कल से रिलेटेड कोई एरर है, कोई जो है वो आपने ग्राफ बनाए हैं उसमें कोई मुश्किल हुई या उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर वो ओके था तो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं आज। चलें, ठीक हो गया मेरा ख्याल। बाकी भी साइड से कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है वो प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने बार ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस की? अच्छा, ये आर को ओपन कर लें और फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास आपका डाटा सेट है, डाटा सेट इंपोर्ट कर लें। स्टेप जो है वो साथ साथ रिपीट कीजिएगा। डाटा सेट इंपोर्ट कर लें। मैं यहाँ पे, आप भी यहाँ पे चेक कर लें प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो मेरे पास से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पे आपका 5th बैच वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि हमने जो काम वगैरह किया था तो वो हमें वहीं से स्टार्ट हो, जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए थे वो इंस्टॉल हुए हमें मिले। अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा काम नए सिरे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैच नंबर 5th जो है, प्रोजेक्ट नंबर बैच 5th, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास ओपन हो रहा है। तो आप भी जो है वो 5th बैच को ओपन कर लें ताकि हमारे पास जो पैकेजेस हैं वो हमारे पास इंस्टॉल्ड हों, हमें दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास डाटा सेट होना चाहिए। फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एक्सेल। आप भी फाइल को इंपोर्ट कर लें। अच्छा, कोशिश कीजिए करें कि आप जो है ना वो जूम वो मोबाइल पे किया करें, और आर की जो प्रैक्टिस है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सॉरी। चलें, ठीक है, आप शो रही। अच्छा, जो प्रैक्टिस है अपने वो आर के ऊपर लैपटॉप पे करनी है, और जूम पे आपने जो है ना, सॉरी, मोबाइल पे आप जूम जो है वो अटेंड किया करें। तो ये मेरे पास फाइकस की फ़ाइल पड़ी है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट कर लें। तो आपके पास भी फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बाद ओके लिख दें या डन लिखें। फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं ताकि सब लोग जो है वो इकट्ठे ही एक साथ ही जो है वो अगले स्टेप की तरफ जाएं।
ठीक हो गया, काफ़ी सारे लोगों ने इंपोर्ट कर ली है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, काफ़ी सारे लोगों ने इंपोर्ट कर ली है। तो अब हम जो है वो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे लेते हैं बार ग्राफ, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ। ये जो है ना हमारे पास स्क्रिप्ट, ये अनटाइटल्ड 1, इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्क्रिप्ट नंबर 5 में, ठीक है, सॉरी बैच 5 में। ये बैच 5 मेरे पास ओपन है। तो अगर आपके पास बैच 5 ओपन नहीं है तो उसकी लोकेशन फाइंड करें कहाँ पे है, ये बैच 5, इसको ओपन कर लें और यहाँ पे फाइल का नाम रखें। क्या रखना चाहते हैं हम? इसका रखना चाहते हैं बार ग्राफ, ठीक है, बार अंडरस्कोर ग्राफ। सही, देखें ये आपने अंडरस्कोर देखा होगा काफ़ी सारे वर्ड्स के साथ लगा होता है आर में ना। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप आर में स्पेस के साथ वर्ड लिखते हैं तो वो इसको एरर कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो वो जब आप उस कोड को रन करते हैं तो वो आपको एरर दे देता है, वो फाइल में भी एरर दे देता है। तो आपने इसको जो है ना वो हमेशा अंडरस्कोर के साथ लिखना है, या डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसका नाम रख दिया बार ग्राफ। अगर अकेला आपका नाम है ना बार, या तो आप इसको कंबाइन कर दें इस तरह बार ग्राफ, ठीक है। अगर कंबाइन नहीं करना चाहते तो आप इसको अंडरस्कोर इसके साथ लगा दें ताकि जो है वो आर को अंडरस्टैंड करना इजी हो। इसको सेव कर दिया। अब ये देखें, ये मेरे पास जो फाइल है अनटाइटल्ड थी, इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो कोड लिखूंगा वो भी मेरे प्रोजेक्ट में सेव होते जाएंगे। हैशटैग का मतलब ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि हेडिंग, यानी जब भी हमने कोई हेडिंग बनानी होती है अपने स्क्रिप्ट के अंदर तो हम उसको हैशटैग के साथ नोट करते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं जी। आज का टॉपिक है बार ग्राफ, बार ग्राफ या प्लॉट, ठीक है। अब बार ग्राफ जो हमने कल बनाया था वो सिंपल बार ग्राफ था, यानी जो एक वेरिएबल्स और एक करैक्टर्स के दरमियान। मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। ggplot ये फंक्शन था, हमने यूज़ किया। डाटा बताया इसको हमने, डाटा क्या है हमारे पास फाइकस का, और मैपिंग क्या है हमारे पास, मैपिंग हमने कर दी थी इक्वल एस्थेटिक की, ठीक है। और एस्थेटिक में हमने इसको बताया था कि आपने एक्स एक्सिस पे रखना है स्पीशीज नेम और वाई एक्सिस पे आपने रखना है, मैं यहाँ से डॉलर साइन करके कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, यानी पेटल विड्थ कर लेंगे, पेटल लेंथ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारा जो है ना वो कोड हो चुका। अब हम इसमें ऐड करना चाहते हैं geom प्लस का बटन दबाएं और साथ लिखें geom लिखें और साथ अंडरस्कोर लिखें, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, एक लिस्ट दे देगा, ठीक है। इसने हमें लिस्ट नहीं दी, इसका मतलब है यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ठीक है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। किसी को कोई याद आई है यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है? मैं यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ geom बार, और इस कोड को यहाँ तक हम अगर रन करके चेक करें तो क्या होगा, ये देखिए, एक एरर इन ggplot2 और साथ में एंड पे कह रहा है यू कुड नॉट फाइंड द फंक्शन ggplot2। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप बॉटनी की लैब में एक सैंपल लेके गए हैं टेस्ट करने के लिए, उसकी पीएच मालूम करनी है आपने पीएच मीटर उस सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, लेकिन गलती से आपने उसका बटन जो है वो उसको ऑन करना भूल गए। तो आप जो है जब उसको ऑन ही नहीं किया तो वो आपको पीएच मालूम करके नहीं देगी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हमने कोई एनालिसिस करना है तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, फिर उस पैकेज को टर्न ऑन करना है, ठीक है। ये दो बातें हमारे जहन में आनी चाहिए, पैकेज कौन सा यूज़ होगा और पैकेज का अगर आपको पता चल गया है तो इंस्टॉल करने के बाद आपने उस पैकेज को एक्टिवेट करना है या टर्न ऑन करना है।
तो हमने इस पैकेज को टर्न ऑन नहीं किया क्योंकि हमारे पास ggplot अवेलेबल है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको डाउट है कि इसमें पैकेज है या नहीं है तो आप यहाँ पे आके स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखें ggplot2, ये देखें इसने मुझे शो कर दिया है। अब यहाँ से भी आप क्लिक करके ना लाइब्रेरी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए मैंने क्लिक किया, इसने मुझे कंसोल में लाइब्रेरी ggplot2 लिखा हुआ दे दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे आप लिखें लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में पैकेज का नाम लिखें ggplot2 और इसको यहाँ से रन करें। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये लाइब्रेरी जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखें, अब हम इसको रन करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये देखें अगेन इसने हमें एरर दे दिया, कहता है ये स्टैट का फंक्शन है geom bar, तो इसलिए आपने इसमें स्टैट के बारे में भी कुछ लिखना है, आपने मीन पे लगाना है, आपने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे ग्राफ बनाना है, इसका कौन सा geom bar ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। तो हम इसको बता देते हैं आइडेंटिटी, यानी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं इसकी, यानी मीन डाटा जो होगा इसके ऊपर ये हमें प्लॉट बना के देगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टैट इसने हमें ऑप्शन दे दिया geom bar, ठीक है, ggplot का भी दे दिया इसने और geom bar का भी, ठीक है। तो ये geom bar हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैट इक्वल, यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। अब ये क्या करता है, ये देखें इसने हमें प्लॉट बना के दे दिया तीनों स्पीशीज़ का। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो है ना हम वो कलरिंग करें, तो आप यहाँ पे आ जाएं, कलर इक्वल स्पीशीज़, ठीक है। तो कलर जो है वो स्पीशीज़ की बेस पे हो जाएंगे इसको। ये देखिए डिफरेंट कलर जो है ये इसको अलॉट हो गए बेस्ड ऑन स्पीशीज़। अच्छा, ये तो है सिंपल प्लॉट एक वेरिएबल्स का एक स्पीशीज़ के दरमियान। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास तो डाटा सेट में आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो है ना वो स्टैट आइडेंटिटी करनी है मीन के, आपका जो ओरिजिनल डाटा है, आपका जो हकीकी डाटा है, ठीक है, उसकी मीन निकले और मीन के ऊपर ये प्लॉट बने, ठीक है। यानी ये देखें ना इसने हमें इसकी जो है S1 की ओरिजिनल वैल्यू दे दी है, यहाँ तक ये आ रही है, ठीक है, S1 की। उसके बाद S2 की ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है, और S3 की ये वैल्यू जो है ये ऊपर यहाँ तक आ रही है। तो उसने हमें पेटल विड्थ के साथ इसकी जो है वो वैल्यूज़, पेटल लेंथ के साथ स्पीशीज़ की वैल्यू जो है वो निकाल के दे दी है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि ये देखें ग्राफ, सॉरी टेबल में तो एक जो है वो नहीं है हमारे पास। जो थीसिस में या हम रिसर्च पेपर में प्लॉट बनाते हैं, हम एक एक वैल्यूज़ का तो नहीं निकालते ना। अगर एक एक वैल्यू का निकालें तो उस पर तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और दूसरा वो अजीब सा लगेगा कि आपने हर वैल्यू की अलग अलग से जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है एक वैल्यू का। तो हमें सुपरवाइज़र से की तरफ से भी कहा जाएगा कि आप ऐसा करें कि ये सब का कंबाइन ग्राफ बना के लाएँ, ठीक है। तो हमें कंबाइन ग्राफ बनाना पड़ेगा। कंबाइन ग्राफ से मुराद ये है कि यहाँ पे एक साइड पे स्पीशीज़ हों, ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे हमारे पास पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, ये सारी चीज़ें ये ग्राफ के अंदर मौजूद हों और हर स्पीशीज़ की ये हों, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड ग्राफ, यानी ये सब का ऑल वेरिएबल्स विद स्पीशीज़, यानी 4 वेरिएबल जो हैं इसका स्पीशीज़ के साथ हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, थीसिस में यूज़ कर सकते हैं, या उसको हम पब्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास 20 स्पीशीज़ हों तो क्या हम एक एक कर अलग बनाएंगे? नहीं। अगर हाँ आपके पास स्पीशीज़ के आगे मैं जो वेरिएबल है या आपकी जो पैरामीटर है, ठीक है, ये पेटल लेंथ एक पैरामीटर है, ठीक है, इसको आर की ज़ुबान में वेरिएबल कहते हैं।
तो अगर ये आपके पास 20-25 वेरिएबल हैं तो हमें अलग अलग तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं कि हमें एक ही प्लॉट के ऊपर इस सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हों। सही है, तो उसके लिए हमें कुछ डाटे में चेंजिंग करनी पड़ेगी। इस पर ट्राई करते हैं। अब जी रेडी हैं आप लोग? यहाँ तक आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली है, तो अब ठीक है। अब जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम बार ग्राफ बनाना चाहते हैं विद मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, बार ग्राफ with multiple वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक तो अपने डाटे को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अगर तो हम ये ग्राफ बना रहे होते हैं ना एक्सेल में या किसी और, तो हमें मैनुअली एक्सेल की फ़ाइल पे डाटे को अरेंज करना पड़ना था। ठीक है, हमें दोबारा जाना था एक्सेल की फ़ाइल पे, वहाँ पे अपना डाटा सेट करना था और फिर दोबारा उसको SSP पे या मिनी टैब पे लेके आते और उसको अरेंज करते। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपका डाटा सेट अरेंज नहीं है तो आप ये वाला पैकेज करके आप इस डाटा सेट को अरेंज कर सकते हैं। उस पैकेज का नाम है टाइडर पैकेज। ठीक है, ये वाला पैकेज किसके लिए यूज़ हो रहा है? डाटा को अरेंज करने के लिए या रीशेप करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? डाटे को रीशेप कर देता है। अब रीशेप कैसे करता है? जैसे हम इसको बताएंगे ना उसी तरह ये हमारे डाटे को रीशेप कर देगा। सॉरी, ये टाइडर वाई आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा? हमारे डाटा सेट को रीशेप कर देगा। अब आपने क्या करना है कि ये पैकेज हमने पहले तो इंस्टॉल नहीं किया, तो अब हमने क्या करना है? इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए दो मेथड मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, यहाँ पे लिखें टाइडर, स्ट्रिंग में लिखना है। ठीक है, टाइडर, एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि आप यहाँ पे आए पैकेजेस में, यहाँ पे आए इंस्टॉल पे, और इंस्टॉल पे आपके पास एक सर्च बार आएगी, वहाँ पे आपने टाइडर का नाम लिखना है, तो आपके पास जो है ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास जो है वो सर्च बार ओपन होगी। यहाँ पे आप लिखें टाइडर, ये देखें इसने मुझे ऑप्शन दे दिया टाइडर का। इस पर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल करें। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और प्रोसेस को जो इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। आप भी इसको जो है वो साथ इंस्टॉल करें। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगता है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ये वाला यूज़ कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो ये टाइडर वाला पैकेज सॉरी जो पैकेजेस में आगे इंस्टॉल वाला ऑप्शन यूज़ करें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके इंटरनेट और लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम आपसे लेता है इसको इंस्टॉल करने में। और होपफुली ये कुछ सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो पैकेज आ चुका है। तो अगर हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी लैब में ये पैकेज आ चुका है, तो यहाँ पे आएँ पैकेजेस में और सर्च बार पे यहाँ पे लिखें टाइडर। तो ये देखें मेरे पास टाइडर शो हो गया। आप यहाँ से क्लिक करके इसको लाइब्रेरी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी और यहाँ पे लिखें टाइडर, ठीक है, और इसको रन करें। तो ये लाइब्रेरी हो चुका हुआ है। तो ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो मैंने कोड लिखा है फाइकस लॉन्ग का, ठीक है, फाइकस लॉन्ग को मैंने कर दिया है इक्वल टू गैदर। यहाँ पे अब हम जो कोड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे गैदर का, जो फंक्शन यूज़ करेंगे गैदर का। ये क्या करेगा, हमारे डाटे को रीशेप कर देगा। अब हम उसको बता रहे हैं कि हमारी जो फाइल है उसका नाम है फाइकस। फाइकस के अंदर 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 5 वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स में जो एक आपने कॉलम बनाना है वेरिएबल का और एक कॉलम बनाना है वैल्यूज़ का। और इसमें से ना आपने क्या करना है कि स्पीशीज़ को माइनस कर देना। मैंने आर को क्या बताया, मैंने कहा जी आपने एक ऐसी फ़ाइल तैयार करनी है मेरे लिए, एक डाटा सेट बनाए या एक एक्सेल की फ़ाइल बना के दें मुझे, जिसमें जो फाइकस की फ़ाइल है, यानी ये फ़ाइल को आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए मुझे 3 कॉलम आपने बना के देने हैं, ठीक है, एक वेरिएबल का, बल्कि 2 कॉलम बना के देने हैं। स्पीशीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, स्पीशीज़ मैंने माइनस कर दी, यानी स्पीशीज़ को ये अब कंसिडर नहीं करेगा। एक कॉलम अपने वेरिएबल का बनाना है और एक वैल्यूज़ का बनाना है। ये अभी जब कॉलम आपके सामने आएंगे ना, तो फिर आपको इस कोड की जो है वो समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको अब रन करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो मेरे पास नीचे कोई एरर नहीं आया और कोड जो है वो इसी तरह रीटाइप हो गया है। और यहाँ पे देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में मेरे पास एक्सेल की एक और फाइल आ गई। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखें 600 आ रही हैं और वेरिएबल 3 आ रहे हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखें, इसने क्या किया कि स्पीशीज़ के डाटे को नहीं छेड़ा, उसी तरह ही रहा, वेरिएबल की उसने एक लिस्ट बना दी। यानी जो हमारे पास यहाँ पे देखें ये इस तरह थे ना, ये रो की शक्ल में थे, इसको उसने क्या किया, एक ही कॉलम में अरेंज कर दिए। देखिए, और दूसरा वैल्यूज़ जो थी इनकी, उसका एक और कॉलम बना दिया। यानी इस तरह उसने हमारा डाटा सेट जो है वो अरेंज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ तक तो हमने डाटा अपना अरेंज कर लिया। अब देखें कि अब हमारे पास नई फाइल क्या बन गई है, ficus_log। अब हमने बाकी एनालिसिस इस पर करने हैं। अब इस फाइल को हमने इग्नोर कर देना, ठीक है। अब हमने फाइकस की फाइल को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे वो ficus_log के ऊपर करेंगे। जी, यहाँ तक आप लोग जो है वो कोड टाइप करें, और आपके पास अगर ये ficus_log, लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे ficus_log ही करें। यहाँ पे आप रख सकते हैं ficus2, ficus_new, ficus रीशेप डाटा, कुछ भी आप इसका नाम जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और ये मिराज खान साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई जो है ना वो चेंजिंग नहीं आई, नया डाटा सेट नहीं बना। तो आप दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बल्कि कोड सारा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये कंफर्म कर लें कि आपके पास पैकेज इंस्टॉल है। यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे लिखें टाइडर, ये पैकेजेस में आएँ। ये काइंडली मेरे साथ आपने रिपीट करना है, और ये मैं आस्ता आस्ता आपको रिपीट करवा रहा हूँ। टाइडर में इस पर सर्च करें। ये देखें, सर्च कर लिया तो ये इसने मुझे ना, मैं पैकेजेस पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे पैकेज दे दिया, या ये टाइडर। अब यहाँ पे टिक कर दें। यहाँ पे टिक का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पैकेज है ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे टिक कर लिया तो आप ऐसा करें कि बास का आगे पहले मैंने इसको यहाँ पे टिक किया था, लेकिन ये अनटिक हो गया। तो बास का डाउट होता है कि ये टिक हुआ या नहीं हुआ। आप इसको लाइब्रेरी भी कर लें, लाइब्रेरी करें इसको।
ठीक है, लाइब्रेरी कर लिया। अब यहाँ पे आप लिखें, मैं इससे एक नया नाम रख देता हूँ। पहले मैंने इसका नाम रखा है फाइकस लॉन्ग, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ रीशेप फाइल, रीशेप, ठीक है, बस इतना रख दिया मैंने इसका रीशेप। आगे ये इसको नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखना फंक्शन गैदर। देखें जैसे मैं गैदर लिखूँगा ना तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा टाइडर का, ठीक है। और अंडरस्कोर या ये वाला, हम पहले वाले को चूज़ करेंगे, टाइडर को, ये चूज़ करें इसको, ठीक है। अब ये हमें जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो इसने हमें ब्रैकेट्स जो हैं ये दे दी। आप ब्रैकेट्स में जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन लिखें। अब हम इसको बता रहे हैं कि हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, फाइकस है। फाइकस के अंदर आपने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल का कॉलम आपने अलग बना देना है, वेरिएबल। और एक आपने कॉलम बनाना है वैल्यूज़ का, ठीक है, वैल्यू। और इसमें से आपने माइनस कर देना है स्पीशीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये मैंने स्पीशीज़ का एस जो है ये कैपिटल लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा सेट है, अगर आप देखें फाइकस में जाके, वहाँ पे स्पीशीज़ का जो एस है ये कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्पीशीज़ का एस जो है ये कैपिटल टाइप करना है। अब इस कोड को रन करें। ये देखें मेरे पास रीशेप की फ़ाइल रेडी हो गई है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अगेन ये देखें उसने मुझे वही डाटा सेट दिखा दिया, लेकिन अब इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। आप अपने नाम से भी रख सकते हैं, आप इसका नाम वसीम भी रख सकते हैं, आप इसका नाम जुनैद भी रख सकते हैं, कोई भी आप इसका नाम जो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब के पास से डन हो चुका है। काइंडली बाकी लोग भी यहाँ तक जो है कोड को रन करके डन करें, और फिर हम जो है वो अगले स्टेप पे चलते हैं। जी मिराज खान साहब, आपके पास जो है जो ये स्टेप हो गया। अब आपके पास नई फाइल शो हो रही है या नहीं हो रही? मिराज खान साहब, अच्छा अब यहाँ पे जिनके पास डन हो चुका है ना, वो अगले स्टेप पे आए। और अब हमने अच्छा नहीं हुआ, मैं आपका व्हाट्सएप चेक करता हूँ। अच्छा मिराज साहब, आप जो है ना यहाँ पे आए हैं, मैं कुछ दिखाता हूँ। ये इन्वायरमेंट पे आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको इस तरह का डाटा शो हो रहा है। आप यहाँ पे इन्वायरमेंट पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का कोड शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे ये देखें, यहाँ पे जब आप इन्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास जो है वो डाटा सेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका नया नाम रख दिया रीशेप। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम प्लॉट बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी प्लॉट बनाना है सेम वही कोड हमने यूज़ करना है। ये कोड है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए सारा कोड मैं कॉपी करने लगा हूँ, बल्कि मैं नया लिख लेते हैं। ठीक है, कॉपी क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे लिखें जीजी प्लॉट, क्योंकि हम जीजी प्लॉट पे ये बनाना चाहते हैं, ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखें रीशेप। ठीक है, अब हम रीशेप डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको रीशेप को सिलेक्ट करें। अब हमने क्या करना है, इसको बताना है मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। एस्थेटिक में हमने इसको क्या बताना है कि एक्स एक्सिस पे स्पीशीज रखनी है, एक्स इक्वल टू स्पीशीज, और वाई एक्सिस पे रखना है इसने वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू दो कॉलम है हमारे पास। अगर आप को डाउट है इनमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक की तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, अच्छा मैं बात कर रहा था कि हम यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली वो ज़हन से निकल गया था। मैं वो क्या बताना चाह रहा था कि अगर हमें डाउट है कि यहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो हम फाइकस नहीं अब लिखना हमने यहाँ पे, अब हमने लिखना है री शेप। ठीक है, री शेप, इसके बाद डॉलर साइन लिखें। ये देखें इसने हमें लिस्ट दे दी है। इस फाइल के अंदर 3 हमारे पास कॉलम है, हमने स्पीशीज़ को चूज़ कर लिया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। इसी तरह यहाँ से वाई जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ रीशेप, इसको बटन दबाता हूँ, डॉलर साइन, और ये देखें वेरिएबल्स और वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ का कॉलम इसने दे दिया। अब मैं इसको कलर करना चाहता हूँ या फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फिल बाय फिल इक्वल वेरिएबल्स। ठीक है, फिल इक्वल वेरिएबल। ये वेरिएबल नेम नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है उसका नाम है वेरिएबल। और यहाँ पे आप प्लस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जियोम बार, और स्टैट हम करेंगे यहाँ पे स्टैट इक्वल आइडेंटिटी। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए इसने पहले ही हमें कोड में जो है ना वो गलती शो की हुई है, हमारी लाइन में कोई मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, ये अब ठीक हो गया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड एरर, कोई इसमें कोई जो है ना कोई सिंबल की मिस्टेक है। ठीक है, वो अब हमने ढूंढनी है। ये कह रहा है अनमैच्ड ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे गलती है। तो देखिए नज़र आ रहा है आपको, अगर आपके पास भी ये इस तरह का शो हो रहा है ना, ये देखें
इसने अंडरलाइन किया हुआ रेड, तो जब मैंने इस पर कर्सर रखा ना, इसने कहा जी अनमैच्ड ओपनिंग ब्रैकेट, कह रही ओपनिंग ब्रैकेट जो है ना ये आपने ठीक नहीं लगाई। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे अगेन लिखते हैं इसको मैं ggplot। अब इसका मतलब है कि ये हमें कह रहा है कि यहाँ से आप चूज़ करें तो फिर आपकी ब्रैकेट्स ठीक होंगी। और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और इस कोड को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ये देखें, ठीक है, और साथ जियोम बार इसको भी यहाँ पर। अब देखें अब हमारा कोड जो है ये ठीक हो चुका है। अब ये हमें कह रहा है कि आपके पास अच्छा, इसमें देखें मुझे जो है ना वो बार ग्राफ बना के दे दिया है। अगर मैं आपको उसको ये साइड पे दिखा सकूं, तो इसने क्या किया है कि एक साइड पे वेरिएबल्स दे दिए, वेरिएबल की लिस्ट दे दी है, और 3 स्पीशीज़ के मुझे ना 3 जो बार्स हैं वो बना के दे दिए और साथ पे इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनकी जो है ना ये अलग अलग से हों, इनकी पोजीशन चेंज हो। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पोजीशन, यहाँ पे, ठीक है, स्टैक में यहाँ पे आप कॉमा लगाएं, यहाँ पे ऐड करें पोजीशन, पोजीशन इक्वल। अब ये डिफरेंट टाइप की पोजीशन जो है ये अवेलेबल हैं। तो मैं अब आपको अभी जो है वो जो यहाँ पे फिट होती है वो बताता हूँ। इसको कहते हैं डॉजी या डॉज पोजीशन, डॉज, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, अब ये देखें इसने हमें जो है ना बार ग्राफ सही जो प्रॉपर वाला जो हमें चाहिए वो बना के दे दिए। तो आप भी इसकी जो पोजीशन चेंज करें, जस्ट डॉज, DODGE, डॉज, ठीक है। डॉज पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे जो ये कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स साइड बाय साइड अरेंज हों, ठीक है। और कुछ और पोजीशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर डॉज के बजाय अगर आप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी भी पोजीशन है यहाँ पे, बल्कि आइडेंटिटी लिख के चेक करते हैं, ठीक है। पोजीशन भी आइडेंटिटी करते हैं। अब इसको रन करके देखें। इसने हमें जो है ना वो इस तरह एक जैसे सारे दे दिए, ठीक है। तो ये भी हमारे काम की नहीं है पोजीशन। हम चाहते हैं कुछ और चेक कर लेते हैं, कुछ और पोजीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है स्टैक, STACK, ये लिख के चेक करें और इसको रन करें। ये देखें स्टैक पे हमें इसने जो है ना इस तरह का प्लॉट जो है ये बना के दे दिया है। अगर आप चाहते हैं स्टैक भी नहीं चेक करते, कोई और चेक कर लें, इसमें फिल है, ठीक है, फिल करके चेक कर लें। इसमें हमें इसने मुकम्मल जो है पूरा ग्राफ फिल करके दे दिया है, ठीक है। और ये भी हमारे काम की पोजीशन नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके अलावा एक है जिटर पोजीशन, ठीक है। इसमें देखेंगे ये क्या करता है। ये देखिए, ठीक है, इसने हमें इस तरह का प्लॉट बना के दे दिया। अब इसने कहा कि फिल बाई हमने इसको वेरिएबल्स के तौर पे किया हुआ है, तो इसने हमें इस तरह का प्लॉट जो है ये बना के दे दिया है। तो हम पे जो सूट कर रहा है ज़्यादा वो डॉज पोजीशन, ठीक है, DODGE, ये वाली पोजीशन जो है ये ज़्यादा सूट कर रही है इस ग्राफ के ऊपर, तो हम इसको इसी पोजीशन में कंसीडर करेंगे। अब हम आप इसका जो है ना वो थीम भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये कोड लेंथी हो गया तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ।
अब हम इसमें थीम ऐड कर लेते हैं। थीम हम रख लेते हैं ग्रे, कर लेते हैं, रन करते हैं, जी आ गया। अब हम चाहते हैं इसको फैसेट रैप। अब ये देखें, ये हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं, लेकिन आपकी जो रिसर्च का डाटा है उसमें आपके पास 3 स्पीशीज़ तो नहीं होंगी ना, इसमें आपके पास जो है वो 20-25 स्पीशीज़ होंगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हों। तो वहाँ पे आपको फैसेट रैप करने की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे इसको फैसेट रैप कर लेते हैं। ये टिल्डी का साइन, इट्स मीन कि हम जो है वो इस बेस के ऊपर हम इसको फैसेट रैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें, आप इसको फैसेट रैप करना चाहते हैं बाई वेरिएबल्स। वेरिएबल करके चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है। इसने देखें जी वेरिएबल की बेस के ऊपर हमें जो है वो फैसेट रैप करके दे दिया, ठीक है। ये यानी सैपल लेंथ, सैपल विड्थ और स्पीशीज़ को इसने जो है ना वो कॉलम्स की शेप दे दी है, ठीक है। ये भी प्लॉट आप बना सकते हैं इस तरह। यहाँ आप चाहते हैं कि हम स्पीशीज़ की बेस के ऊपर इसको फैसेट रैप करें, तो आप यहाँ पे स्पीशीज़ की बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट लिखें स्पीशीज़, देखें कितना आसान काम है आर के ऊपर करना। सिर्फ जस्ट आपको अगर कोड रीड और राइट करना आ जाता है तो आप इसको एडिट कर लेते हैं और हर चीज़ जो आपके लिए पॉसिबल है यहाँ पे परफॉर्म करना। अब ये देखें इसने स्पीशीज़ की बेस पे रेंज कर दिया। आप कहते हैं वैल्यूज़ की बेस पे रेंज हुई है, आप वैल्यूज़ की बेस पे भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ हमारे पास तकरीबन 600 वैल्यूज़ हैं और 300 ऑब्जर्वेशन, 1800 वैल्यूज़ हैं। तो 1800 वैल्यूज़ के ग्राफ जो है मेरा ख्याल 1800 प्लॉट ही शायद बने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं इसको इंटरप्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, या आप अपने पास इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्टॉप करने लगा, बल्कि ये ड्रा हो गया मेरे पास, ये देखिए, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा है और बरली आपके पास, मैं इसको स्टॉप कर दिया था तो सही तरह से ड्रा नहीं हुआ। आप इसको काइंडली जो है अपने पास प्लॉट करके देख लें, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो आपको सूट कर रहा है वो है वेरिएबल की बेस के ऊपर, ठीक है। तो वेरिएबल की बेस के ऊपर जो है ये आपको अच्छा रिजल्ट जो है इसका मिल जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और थे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, ये ग्राफ हमने बना लिया और हम इसको जो है ना वो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप ये जो पैटर्न लेंथ है, इसमें से विड्थ है, इसमें से जो आप अंडरस्कोर डालिए इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए हैं, स्पीशीज़ 1, यहाँ पे अगर स्पीशीज़ के नाम होते हैं ओरिजिनल, ठीक है, तो इन स्पीशीज़ के नाम को आपको एक तो अटैली करना था, ठीक है, और दूसरा इनका अगर हम फॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले जो है वो क्लासेस के पार्टिसिपेंट ने पूछे कि सर अगर हम इसकी जो है वो इसको टैली करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्पीशीज़ के जो नाम को जो है बोल्ड करना चाहते हैं या इसका साइज जो है 12 रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो है ना वो क्वेश्चंस के जो इससे रिलेटेड हैं उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो वीडियोस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो आप देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक आपने जो है वो पढ़ा, जो वो था प्लॉट और ग्राफ बनाना सीखा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं। आगे हम अब जो है वो मज़ीद एनालिसिस की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपकी बेसिक चीज़ें थी। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ जाएंगे
और वहाँ पे साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड मसलन हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे, हम यहाँ पे वो लेटर्स आते हैं, ठीक है, यानी इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर ए भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर बी सी लिखा हुआ है, वो लेटरिंग कैसे ऐड करते हैं इसके ऊपर। अगर तो आप ये एक्सेल पे बनाते हैं या किसी और चीज़ पे बनाते हैं तो आपको पेंट में जाके मैनुअली ये चीज़ें सारी एडिट करनी पड़ती हैं, लेकिन ये यहाँ पे आर में ये सारी चीज़ें आपको आर ऑफर कर रहा है। आप इसके साथ कोडिंग में बात करें और इसको बताएं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, तो आपको ये चीज़ें सारी वो परफॉर्म करके देगा। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें और होपफुली आपने ये परफॉर्म कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो आप पिक बना के ग्रुप में शेयर करें। इसको आपने जो है ना स्क्रीनशॉट लेके नहीं शेयर करना, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट एज पिक, ठीक है, और इसको ग्रुप में शेयर करें। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।